चैप्टर 6 काजेज एंड क्योर्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। ये चैप्टर जो तीन चीजों के गिर्द घूमता है, स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम स्टीरियोटाइपिंग को अमूमन दकियानूसी के ख्यालात कहते हैं, और यहाँ पर प्रेजुडिस का मतलब है तासुब, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इम्तियाज करना, लोगों में फर्क करना। देखो बेटा, इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है वो है इनइक्वलिटी जो है, जो डिफरेंट ग्रुप्स में है उसको कैसे लोग परसीव करते हैं, और फिर आपकी जो है हमने स्टेरियोटाइप्स को एवेल्युएट करना है कि किस तरह इसका यूज किया जाता है या किस तरह ये बनती है, और फिर हम उन कुछ फैक्टर्स को रिकॉल करेंगे जो कि प्रेजुडिस में अगेंस्ट स्पेसिफिक ग्रुप्स पाए जाते हैं। देन हम कुछ फॉर्म्स डिस्क्रिमिनेशन की और उसका फिर मैनिफेस्टेशन जो है उनको देखेंगे, और फिर फाइनली चैप्टर के आखिर में हम देखेंगे कि किस तरह इस प्रेजुडिस को, तासुब को कम किया जा सकता है। चलिए जी, देखिए बेटा, अगर हम पूरी वर्ल्ड को देखें ना तो ये बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। जैसे कि हम रिलीजियस ग्रुप्स की बात करें, कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ सिख हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ ज्यूज हैं, और इसी तरह हम कास्ट की बात करें, कुछ चौहान हैं, कुछ राजपूत हैं, कुछ मारवाड़ी हैं, कुछ क्या है। फिर कलर की बात करें, कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, एंड देन जेंडर की बात करें तो मेल है, फीमेल है। इथनिसिटी की बात करें तो मुख्तलिफ, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पश्तो है, कोई पठान है, कोई कुछ है। तो हमारी जो वर्ल्ड है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को लेकर बनी है। अब देखिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना तो जो ओपिनियंस हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और ओपिनियन के डिफरेंस होने की वजह से आपकी प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा होती है। यहां पर कुछ आप लोगों को डिसेबल नजर आएंगे, कुछ सेक्सुअल ओरिएंटेशन के तौर पर, जैसे हम जिनको कहते हैं हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मैरिजेस जो होती हैं, वो कुछ लोग जो है वो अपोजिट जेंडर में भी मैरिज करते हैं, कुछ सेम जेंडर में मैरिजेस करते हैं। फिर ये हमने कौम की बात कर ली, एज की, बच्चों की एज, बूढ़ों की एज, और इनमें एज में डिफरेंस होता है। फिर जेंडर में डिफरेंस होता है, फिर जेंडर की आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है, कलर में डिफरेंस होता है, फिर आर्मी के स्टेटस में डिफरेंस होता है, और फिर आपकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कुछ राजपूत खून के लोग हैं तो कुछ जो है वो किसी और नस्ल के खून उनकी रगों में दौड़ता है। चले जी, और इसी तरह कुछ पीपी के लोग हैं, कुछ पीटीआई के, कुछ डेमोक्रेट्स हैं, कुछ रिपब्लिक्स हैं, और इसी तरह मुल्क की बात करें, कोई पाकिस्तानी है, कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई क्या है। और रिलीजन की बात करें तो डिफरेंट रिलीजन्स भी पाए जाते हैं दुनिया में। तो दुनिया जो है वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब देखिए कि बहुत सारे कंट्रीज में क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ मैरिजेस, दो मैरिजेस की यहां पर हम बात करेंगे, होमोजीनियस मैरिज और हेट्रोजीनियस मैरिज। होमोजीनियस मैरिज क्या है? मैरिज बिटवीन द लेस्बियंस एंड गेज की जो मैरिज होती है उनको होमोजीनियस मैरिज कहते हैं। जो कि सेम जेंडर में मैरिज होती है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मैरिज, और जो ऑपोजिट जेंडर में मैरिज होती है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मैरिज। तो बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अर्जेंटीना है, बेल्जियम है, कनाडा है, जर्मनी है, आइसलैंड है, और आपकी नीदरलैंड है, नॉर्वे है, पुर्तगाल है, फिर साउथ अफ्रीका, स्पेन और स्वीडन। अब इन कंट्रीज में जो है आपकी ये जो मैरिज है, होमोजीनियस मैरिज जो है, सेम जेंडर में मैरिज जो है ये लीगल करा दी गई है। लेकिन अमेरिका में अब भी इस पर एक बड़ी हॉट डिबेट चल रही होती है इस इशू को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स में। अब देखेंगे कि ये जो इशू है वो किस तरह हल किया गया। तो देखिए एक क्वेश्चन के
शुड गवर्नमेंट गिव लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू मैरिजेस? क्या इस तरह की सेम जेंडर मैरिज में गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज करना चाहिए इस तरह की होमोजीनियस मैरिज को या नहीं? तो एसोसिएट प्रेस ने एक सर्वे किया। इस सर्वे का रिजल्ट क्या निकला कि जो पॉपुलेशन थी कैलिफोर्निया की, उन्होंने 46% पॉपुलेशन ने कहा कि बिल्कुल होमोजीनियस मैरिज जो है ये लीगल होनी चाहिए, और 53% जो पॉपुलेशन थी उन्होंने कहा कि ये लीगल नहीं होनी चाहिए, और 1% पॉपुलेशन जो थी वो अनश्योर थी। आप देखिए कि जो दूसरा सर्वे था कि जैसे हेट्रोजीनियस मैरिज में जो कपल्स होते हैं, मियां बीवी होते हैं, उनके जो राइट्स हैं क्या वैसे ही राइट्स होमोजीनियस मैरिजेस में जो कपल्स हैं उनको देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो ये सर्वे किया था प्यू रिसर्च सेंटर ने, और इस सर्वे के मुताबिक जो पॉपुलेशन थी उन्होंने 57% ये कहा था कि हाँ बिल्कुल इनको मैरिड कपल को राइट देने चाहिए, और 37% जो है वो पॉपुलेशन ने मना किया था, और फिर देखें कि 6% जो पॉपुलेशन थी वो अनश्योर थी। आप देखें कि 2008 में अमेरिका में एक अमेंडमेंट दी गई। इस अमेंडमेंट का नाम था प्रोपोजिशन 8। प्रोपोजिशन 8 के नाम से 2008 में एक मेजॉरिटी वेट के साथ एक प्रोपोजिशन आई। इस प्रोपोजिशन का मकसद क्या था? ये जो होमोजेनियस मैरिज है इसको इलीगल करार दिया गया, और फिर क्या हुआ कि बाद में जाकर इस प्रोपोजिशन जो अमेंडमेंट थी उसको चैलेंज किया गया, और फिर इसके नतीजे में जो है होमोजेनियस मैरिज को लीगल करा दिया गया। और फिर ये जो प्रोपोजिशन 8 है इसको जो है वो खत्म कर दिया गया कैलिफोर्निया अमेरिका की रियासत में। जज थे इसके वॉन वॉल्कर जिन्होंने ये डिसीजन दिया था। और फिर अब देखें कि यहां पर अब हम देखते हैं कि इन चीजों को कंपेयर करते हैं कि देखिए बेटा ये हमारी सोसाइटी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, होमोजीनियस मैरिजेस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही यहां पर होमोजीनियस मैरिजेस को लीगलाइजेशन या लीगल राइट्स उनको दिए गए हैं। लेकिन अमेरिका की सोसाइटीज में और कुछ कंट्रीज जो मैंने आपको पहले बताया उनमें ये चीज जो है वो लीगल करार दी गई है, यानी कि मर्द की मर्द के साथ शादी हो सकती है, औरत की औरत के साथ शादी हो सकती है, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज सोसाइटीज है, उन्होंने अपनी सोसाइटीज को डिफरेंट चीजों में किया हुआ है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेचर के अगेंस्ट हैं वो उन्होंने लीगल करार दी हुई है। उनकी सोसाइटी का अपना एक इशू है, लेकिन ये चीज हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन यहां पर आप देखें कि अगर हम होमोजीनियस मैरिज की बात करें तो यहां पर आपने एसोसिएट प्रेस की जो सर्वे देखा उसमें आपने देखा कि पॉपुलेशन जो है वो 46% पॉपुलेशन जो है वो कहती है कि इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए, जबकि 53% जो है वो इसको कहती है कि लीगलाइज नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर ये देखें कि दो जेंडर को लेकर एक डिस्क्रिमिनेशन बताई जा रही है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैरिजेस की एग्जांपल लेकर बताया जा रहा है कि एक स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस, तासुब और एक डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाज पाया जाता है इवन मैरिज को लेकर। तो यहां पर फिर क्या हुआ, राइट्स की हम बात करें कि जैसे होमोजीनियस मैरिज को लीगल कर दिया गया तो लोग जो थे, जो होमोजीनियस मैरिज के जो कपल थे, उनके जो राइट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन बनाया गया। तो जी 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 बेटा। सर आपने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है जो अनश्योर। ओके, तो ये हम बात कर रहे थे यहां पर जो है इस चीज को लेकर आप देखें कि अमेरिका में बहुत बड़ी डिस्कशन चल रही है। आज भी आप देखें कि जो ये होमोजेनियस मैरिज करते हैं उनको थ्रेट दिए जाते हैं, उनको प्रेजुडिस किया जाता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि अगर हम एक मैरिज को लें जो कि कंट्रीज में लीगलाइज भी है,
तो फिर भी आप देखें कि वहां पर भी उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। और इंडिया में 2017 में जो है होमोजेनियस मैरिजेस को लीगल कर दिया गया था। और उसके पीछे स्टेट की कुछ पॉलिसीज भी होते हैं, जैसे पॉपुलेशन को कम करना वगैरह शामिल है। तो यहां पर देखें कि लोगों के साथ वो, क्योंकि हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वहां पर भी होमोजीनियस मैरिज को अच्छा नहीं समझा जाता। तो डेफिनेटली वो कपल जो कहीं सोसाइटी में जाते हैं तो वो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, वहां पर प्रेजुडिस फेस करते हैं, और उनके अगेंस्ट जो स्टीरियोटाइप, उनके ओपिनियंस जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो बड़े लोगों के हाश होते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि किस तरह जो मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो किस तरह परसीव करते हैं इनइक्वलिटी को। अब देखें ये जो इनइक्वलिटी है, अगर हम जेंडर की बात करें तो यहां पर जेंडर बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर एक वाइट है और एक ब्लैक है। तो यहां पर हम देखेंगे ये कि जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के, वो किस तरह जो है परसीव करते हैं इन चीजों को। A progress towards equality is seen as not much progress by black, whereas white perceive a lot of progress. अब देखिए कि अगर अमेरिका में कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो कि ब्लैक के लिए है, तो जो व्हाइट वाले हैं वो समझेंगे कि ब्लैक के लिए बहुत सारे राइट्स दिए जा रहे हैं, और ब्लैक समझेंगे कि ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू व्हाइट। तो व्हाइट के मुकाबले में ये चीज कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जो ग्रुप्स का जो स्टेटस होता है, जो हाई स्टेटस ग्रुप होते हैं और आपके जो लो स्टेटस ग्रुप होते हैं, अब इनमें जो आपकी जो रेसिज्म है वो जो है टूवर्ड्स ब्लैक जो है वो दिन ब दिन जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है जी। और अब ये देखें कि व्हाइट कहेंगे कि बहुत ज्यादा इनको राइट्स दिए गए हैं, जबकि ब्लैक कहेंगे कि ये हमें राइट्स जो है वो कम कम दिए गए हैं। अ पर्सन हु इज डूइंग डिस्क्रिमिनेशन परसीव्स लेस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये जो व्हाइट लोग हैं ये जब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, फर्क कर रहे होते हैं, खुद को सफेद की बुनियाद पर, व्हाइट की बुनियाद पर दूसरों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे होते हैं, ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है, क्योंकि ये खुद डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कम हो रही है। अब ये देखिए कि यहां पर देखना ये है कि यहां पर हमारे पास है दो ग्रुप। एक ग्रुप जो है वो करेक्ट है और एक ग्रुप इनकरेक्ट है। तो क्यों दो ग्रुप्स जो है वो इन इक्वलिटी को लेकर इतनी जो है एक ग्रुप उनमें करेक्ट है या एक इनकरेक्ट है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिपेंड करता है कि किस तरह हम चीजों को परसीव करते हैं। डेफिनेटली अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो एक ग्रुप करेक्ट है, और अगर हम कहें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है तो तब भी वो ग्रुप करेक्ट है। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही हो और हम कहें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, प्रेजुडिस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली हम करेक्ट नहीं है। तो ये क्यों हो रहा होता है? ये हो रहा होता है रिस्क एवर्स की वजह से। अब रिस्क एवर्स क्या है? रिस्क एवर्स मीन्स डिसलाइकिंग रिस्क को डिसलाइक करना। सपोज मैं आपको एक पॉइंट देता हूं और मैं भारती से पूछता हूं कि भारती अगर हेड आया तो आपको 50 रुपए मिलेंगे और अगर टेल आया तो आपको कुछ नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगी भारती? भारती, वंदना, ईशा? जी सर। बेटा अगर जी आप सर। जी अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हेड आया तो आपको 50 रुपए मिलेंगे और अगर टेल आया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगी? आप हेड सेलेक्ट करेंगी या टेल? हेड। क्यों? हेड सर। क्यों? हेड। हेड सर, क्यों क्योंकि हेड? हमें 50 रुपए मिलेंगे। क्यों 50 रुपए मिलेंगे? इस वजह से
जी इस वजह से जी सर। देखिए, अभी यहां पर देखें कि आपके पास बेटा कुछ है नहीं, और अगर आपके पास कुछ है नहीं और अगर आप हार जाते हैं तो आपके पास वैसे भी कुछ नहीं था, तो अब भी कुछ नहीं होगा, तो आप क्यों नहीं टेल ऑप्ट करना चाहती हैं? सर अगर हमारे पास हेड आया तो हमारे पास 50 रुपए तो आ जाएंगे ना, हमारे पास पहले 50 कुछ नहीं रुपये आ था। जाएंगे। एक्चुअली क्या है कि हम रिस्क एवर्स हैं। रिस्क एवर्स का मतलब है क्या है कि डिसलाइकिंग रिस्क, हम रिस्क को पसंद नहीं करते, ऐसा ही है। हम फायदे को पसंद करते हैं, नुकसान को पसंद नहीं करते हैं। ये एक तरीका है कि अगर एक ग्रुप करेक्ट हो एक ग्रुप इनकरेक्ट हो तो इससे मेजर कर सकते हैं। ये एक तरीका है जो डिफरेंट परसेप्शन है उनको काउंट करने का। तो लोग क्या करते हैं, पीपल टेंड टू वे पॉसिबल लॉसेस मोर हैवीली देन इक्विवेलेंट पोटेंशियल गेन। अब ये क्या है कि वे का मतलब है कंसीडरिंग एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को कंसीडर करना, इसको कहते हैं हम के वे। तो हम जो है वो लॉसेस पर ज्यादा हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि नुकसान कितना होगा, फायदे को कम देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 50 को लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 50 का नुकसान हो रहा है। ओके, तो अब इसको देखिए बेटा, ये एक डायग्राम है जिसके जरिए ये चीज समझाई गई है। तो हमने इसको डिस्कस करना है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी में। तो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी क्या कहती है कि आपके पास जो मैक्सिमम गेन है, लोग गेन की पर फोकस करते हैं एज कंपेयर टू लॉसेस। अब ये देखें कि सपोज ये गेन है और ये लॉस है। अगर आपके पास 50 रुपीज हैं या $50 हैं, अगर आपको ये दिए जाएं तो आपका ये जो कर्व है ये डाउन हो रहा है, जबकि ये देखें इसके दरमियान और इसके दरमियान जो है वो हम कम परसीव कर रहे हैं। हमारी जो परसेप्शन है वो गेन से रिलेटेड कम है, जबकि लॉस से रिलेटेड ज्यादा है। तो जब भी हम कोई बिजनेस डेवलप करते हैं या हम कंपेयर करते हैं जेंडर्स को या डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर चीजों को, तो हम लॉस देख रहे होते हैं कि लॉस कितना हो रहा है इसमें। ओके ओके बेटा, रिएक्शन की बात करते हैं कि इसमें जो आपके ब्लैक हैं, व्हाइट का जो रिएक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, जबकि ब्लैक का रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। आप देखें कि यहां पर व्हाइट भी लॉस कर रहे हैं, यहां पर देखिए फिर से व्हाइट लॉस कर रहे हैं, यहां पर मिनॉरिटी गेन कर रही है, यहां पर मिनॉरिटी गेन कर रही है। तो दोनों सिचुएशन में हो क्या रहा है, दोनों सिचुएशन में हो रहा है कि व्हाइट जो है वो लॉस कर रहे हैं। ये क्या है कि इनको लॉस हो रहा है। तो आप ये देखें कि ये जो आपके व्हाइट लोग हैं उनका रिएक्शन क्या होगा टूवर्ड्स दिस, नेगेटिव रिएक्शन होगा, जबकि ब्लैक का जो रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपकी जो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है उसमें जीरो सम आपने पढ़ा होगा। जीरो सम क्या है बेटा, जीरो सम क्या है? हेलो, जी सर क्या बोल रहे हैं आप? बेटा आप लोग कहां जी सर। जी। तो अब देखें कि जीरो सम में क्या होता है कि जो पोजीशन है वो एक टीम जीतेगी तो दूसरी हारेगी। यहां पर सर हम ब्लैक और व्हाइट को ले रहे हैं एज एग्जांपल के तौर पर जी। सर गेम थ्योरी आप कह रहे हैं तो दोनों अपनी पोजीशन मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, जैसे जेल दोनों को हो रही थी। हाँ, वो एक अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो प्रिजनर्स डायलेमा अलग चीज है। तो यहां पर हम इसमें जीरो सम की बात कर रहे हैं। जीरो सम में ये होता है कि एक टीम जीतती है तो एक हारती है, एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। अब यहां पर देखें
कि हमने इन दो चीजों को देखा तो नतीजा क्या निकल रहा है, जो व्हाइट है वो लॉस कर रहे हैं और जो मिनॉरिटी है वो गेन कर रही है। तो यहां पर जो व्हाइट का रिएक्शन होगा वो नेगेटिव रिएक्शन होगा और जो ब्लैक का रिएक्शन होगा वो पॉजिटिव रिएक्शन होगा, क्योंकि वो जीत रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, उनको फायदा हो रहा है। अभी व्हाइट क्या कहेंगे, वी आर लूजिंग, हम हार रहे हैं। तो ये आपकी कहती है आपकी जो जीरो सम है, ये कहती है आपकी कि एक का फायदा होता है, एक का नुकसान हो रहा होता है। अब ये दुनिया में जो कास्ट की डिस्क्रिपेंसी जो है, कलर की जो आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है और आपकी जो प्रिजुडिस हो रहा होता है, वो इसी बेस पे हो रहा होता है कि एक को फायदा हो रहा होता है तो दूसरे को नुकसान हो रहा होता है। वो जैसे हमने उसमें पढ़ा था आपकी जो चार्ल्स डार्विन में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के एक स्ट्रगल चल रही है एनिमल्स के दरमियान में और हर कोई सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहां पर जो एक कंपटीशन है वो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान में, व्हाइट अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक अपने वजूद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इन दोनों के दरमियान एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एक हारता है दूसरा जीतता है। अब यहां पर मिनॉरिटी को 5% की जॉब की कोटा क्यों दी जाती है और मेजॉरिटी को ज्यादा क्यों दी जाती है? क्या मिनॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है? मिनॉरिटी भी कॉम्पिटेंट है, लेकिन यहां पर जो परसेंटेज आपकी कम होगी, और पूरी दुनिया में ये औरतों की परसेंटेज को देख लें जॉब की, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो औरतों की जॉब की परसेंटेज कम क्यों है? औरतें आपको सीईओ क्यों नहीं मिलती, कम क्यों है? तो इसकी वजह क्या है कि एक जीरो सम गेम है और यहां पर एक सिचुएशन है, एक जीतेगा एक हारेगा। तो इसके बेस पर आपकी एक डिस्क्रिपेंसी हो रही होती है। डिस्क्रिपेंसी क्या है? डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू और मोर थिंग्स, दो चीजों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसको हम डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। ये डिफरेंस आपका मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के दरमियान भी हो सकता है। तो इसको हमने यहां पर ये समझा कि आपकी जो रिस्क इज द कर्स ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मिनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। तो ये एक आपकी कर्स है, एक लानत है जो कि फर्क करती है आपकी मिनॉरिटी और मेजॉरिटी के दरमियान में। ओके जी, तो बेटा यहां पर हम देखें ओबामा के इलेक्शन से रिलेटेड कि ओबामा के इलेक्शन से पहले क्या था और फिर बाद में क्या हुआ, जो चेंजेस है यहाँ पर, ये सारी चेंजेस आपको यहाँ पर बताई गई हैं। तो अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहे थे, आगे क्या करेंगे हम। चलेंगे बेटा, अब रेशियल प्रोग्रेस की बात करते हैं। यहाँ पर प्री ओबामा की इलेक्शन और पोस्ट ओबामा की इलेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियल प्रोग्रेस थी वो देखिए कि यहां पर पोस्ट इलेक्शन के बाद कम थी, और आपकी जो इलेक्शन के बाद जो है ये रेशियल जो प्रोग्रेस थी वो बढ़ी है, और इलेक्शन से पहले ये कम थी। और इसी तरह हम फर्दर प्रोग्रेस की बात करें तो ओबामा से पहले बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज पर काम करना कि ब्लैक्स को राइट मिले, और फिर जैसे ओबामा बने जो कि फर्स्ट ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, तो उनके बाद जो आपकी पॉलिसीज चेंज हुई और जो रेसिज्म पर काम हुआ, तो यहाँ पर जो रेसिज्म कम हुई है तो उसकी वजह से आप यहाँ पर देखें कि ये जो ग्राफ है वो डिक्लाइन हुआ है इलेक्शन के बाद। और इसी तरह पॉलिसीज की सपोर्ट की बात करें तो पहले पॉलिसीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी ओबामा की इलेक्शन से पहले, और फिर जब ओबामा के इलेक्शन हो गए और ओबामा जीत गया तो आप देखेंगे ओबामा ने एक अच्छा प्रेसिडेंट होने का काम किया, और फिर वार ऑन टेरर भी उन्होंने लड़ी, और उसामा बिन लादेन को भी उन्होंने कत्ल किया। खैर देखें कि अब पॉलिसीज को इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ रही होती है, यानी कि पॉलिसीज के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट मेजॉरिटी लेवल पे नहीं हो रहे होते हैं। बेटा नेचर एंड ओरिजिन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग की हम बात करें, आपकी जो स्टीरियोटाइपिंग है ये आपकी कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव मींस आपके माइंड में किसी के लिए आपका कोई भी ओपिनियन आपके जहन में किसी भी ग्रुप से रिलेटेड, मैं किसी ग्रुप को अच्छा नहीं समझता, ये क्या है? मेरी स्टीरियोटाइपिंग है।
मेरा एक बिलीफ, एक ओपिनियन बना हुआ है कि जो ज्यूज हैं वो दे आर एक्सट्रीमिस्ट। अगर मैं समझता हूं, मेरे जहन में एक कॉग्निटिव इफेक्ट है टेररिस्ट का, आई बिलीव कि टेररिस्ट आर नॉट रिलीजियस, वो रिलीजियस नहीं है, ठीक है जी, बिकॉज द रिलीजियंस डू नॉट किल इनोसेंट पीपल। ओके, देन प्रिजुडिस की बात करें तो प्रिजुडिस क्या है? ये इफेक्टिव कंपोनेंट है बिहेवियर का। अब इसमें ये देखें कि फीलिंग, जब मैं बच्चों के पास जाता हूं तो मैं उन पर शफकत का इजहार करता हूं, मैं शफकत करता हूं, उनको प्यार करता हूं। तो जब मैं किसी बड़े को देखता हूं तो वो फीलिंग मेरे अंदर नहीं रहती, दोस्तों वाली फीलिंग रहती है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा अगर ब्लैक हो तो मैं उसको हकारत की नजर से देखता हूं, मैं फील करता हूं कि मेरे पास ये क्यों बैठा हुआ है। जैसे वो हमने पीएस में पढ़ा था ना, छूत अछूत वाला, तो अगर टच भी कर ले तो हम समझते थे कि हम नापाक हो गए, तो इस तरह की फीलिंग आती थी। इसको कहते हैं प्रिजुडिस, ये इफेक्टिव है। और फिर इस तरह फिर आप हम एक्शन की बात करें तो बिहेवियरल कंपोनेंट आपकी डिस्क्रिमिनेशन आती है, ये हमारे एक्शन को जाहिर करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एशियन पीपल लव टू ईट राइस। आप ये देखें कि ये एक जहन में लोगों का बैठा हुआ है कि वो चावल खाना पसंद करते हैं। देन प्रेजुडिस की बात करें, प्रेजुडिस की बात करते हैं कि ये जो एशिया के पीपल होते हैं ये हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं, इस वजह से मुझे उनसे नफरत है। मेरी फीलिंग में क्या है? नफरत है एशियन के लिए। मेरी फीलिंग क्या है? आई हेट एशियंस। एंड फिर बिहेवियर क्या है? मेरा एक्शन क्या होगा? क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूं, इस वजह से आई विल रेस्ट्रेन, मैं ऐसे दोस्त नहीं बनाऊंगा जो कि एशियन होंगे। तो ये आपका क्या है? एक्शन या बिहेवियरल कंपोनेंट है। वैसे इन तीनों को एक जैसा ही समझा जाता है और इनको सेम मीनिंग के तौर पर यूज किया जाता है। हमारी रोजमर्रा की कन्वर्सेशन में जो ये जो टर्म्स है, स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन, दे आर ऑफ्टन यूज इंटरचेंजेबली, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। बट आपके जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ डिस्टिंक्शन बयान की है इनके दरमियान में, जो कि हम आगे देखेंगे। चले जी, लेट्स सी कि स्टीरियोटाइपिंग क्या है। स्टीरियोटाइपिंग जो है वो, जैसे हमने कहा कि ये कॉग्निटिव आपको कंपोनेंट है, जो कि कोई एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ सोशल ग्रुप, किसी भी सोशल ग्रुप के टुवर्ड्स जो है वो कोई भी एटीट्यूड होना, स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड माइंड में कोई बिलीफ बना के रखना, इज अ स्टीरियोटाइप। एंड ये जो बिलीफ्स है अबाउट द सोशल ग्रुप, ये होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेट्स, उनकी खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो शेयर कर रहे होते हैं अपनी नस्ल दर नस्ल। ब्लैक के लोग, ब्लैक के बच्चे ब्लैक पैदा हो रहे होते हैं, व्हाइट के बच्चे व्हाइट पैदा हो रहे होते हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये शेयर हो रहे होते हैं नस्ल दर नस्ल, और इन्हीं ट्रेट्स की बेसिस पर जो आपकी स्टीरियोटाइपिंग है ये क्या बन जाती है? एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बन जाता है। हमारे माइंड में उनके लिए एक ओपिनियन बन जाता है, और ये ओपिनियन फिर हमारी जो सोसाइटी की जो इंफॉर्मेशन, सोशल इंफॉर्मेशन है वो बनाता है। फिर हम सोसाइटी को उस नजर से देखना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई एक ट्रेड है जैसे ब्लैक, और फिर हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि कालों से दूर रहा करो, कालों से शादी ना किया करो, तो हमारे माइंड में एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बनेगा, एक ओपिनियन बनेगा कि पेरेंट्स मना करते हैं कि ब्लैक से दूर रहना चाहिए। तो हमारी फिर सोसाइटी में एक ये जो सोशल इंफॉर्मेशन है इसका ये फिर हमारी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस रहेगा, और फिर लोग जो है वो ब्लैक को नफरत करना शुरू हो जाएंगे। देखिए बेटा, स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि स्टीरियोटाइप्स अबाउट ग्रुप्स आर द बिलीफ्स एंड एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव कंसर्निंग व्हाट मेंबर्स ऑफ दोज ग्रुप्स आर लाइक। वो मेंबर्स जो है वो किस तरह हैं। तो ये जो है इसके जो स्टीरियोटाइपिंग के जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रेट्स हैं। अब फिजिकली अपीयरेंस, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ
आपके लंबे हैं, कुछ बौने हैं, कुछ क्या है, और लोगों में आपकी एबिलिटीज जो है वो डिफरेंट पाई जाती है। कुछ जीनियस है, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ और ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और कुछ एवरेज है, वगैरह वगैरह। और फिर इसी तरह बिहेवियर में आप देखें, कुछ एग्रेसिव हैं, कुछ जो है वो आपके वार्म है, कुछ कूल है, कुछ कुछ की तबीयत में टेम्पर पाया जाता है। तो आप देखते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से स्टीरियोटाइपिंग पैदा होती है, तो ये जो ट्रेड्स है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव ट्रेड्स भी हो सकते हैं। अब यही ट्रेड्स आपके एक्यूरेट भी हो सकते हैं और इनएक्यूरेट भी हो सकते हैं, और इन ट्रेड्स से आप एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। हम इसमें आप जेंडर की एग्जांपल लगते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द जेंडर जो आपकी स्टीरियोटाइपिंग है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि औरतों और मर्दों में ये जो ट्रेड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं मर्दों और औरतों में, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव ट्रेड्स भी हैं, दोनों पाए जाते हैं। हम उन्हीं की बेस पर उन लोगों से वैसा रवैया अख्तियार करते हैं। देखिए, फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल जेंडर की बात करें, तो उनके जो ट्रेड्स हैं, फीमेल काइंड भी होती है, वार्मथ होती है, नेचुरल होती हैं, एंड देन कंसिडरेट होती हैं। और इसी तरह उनमें नेगेटिव ट्रेड्स भी पाए जाते हैं। दे आर डिपेंडेंट, वीक, और बहुत ज्यादा इमोशनल, और फिर उनमें कॉम्पिटेंस भी कम पाया जाता है। जी, फिर हम मेल जेंडर की बात करें, तो मेल जेंडर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स पाए जाते हैं। मेल जेंडर जो है डिसिसिव है, डिसीजन मेकिंग में है, एंड देन दे आर असर्टिव, मींस वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मेल जो है वो गोल बनाते हैं तो वो अकम्प्लिश करते हैं, और उनमें हाई कॉन्फिडेंस होती है। देन हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, तो मेल जो है वो एज कंपेयर टू फीमेल बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इनसेंसिटिव होते हैं, और इनमें तकब्बुर, एरोगेंट नेचर पाई जाती है, बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं मेल। एंड देन मर्दों में जो कम्युनल एट्रीब्यूट्स हैं, कम्युनिटी टूवर्ड्स जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो कम पाई जाती हैं। अब देखें कि हम लेबर फोर्स की बात करें, तो हमारी जो लेबर फोर्स है स्टीरियोटाइपिंग में 20% तो आपकी लेबर फोर्स है 2019 में औरतों की थी। फिर 59% जो है वो 2005 में बन गई। अभी स्टिल वुमेन ब्रिंग लेस स्टेटस एंड मॉनेटरी कंपनसेशन देन फीमेल। अब भी देखा जाए तो जो औरतों का स्टेटस है या जो वो अर्निंग करती है एज कंपेयर टू मेल जो है वो कम है। तो ये है कि यहाँ पर हमने देखा अर्निंग से रिलेटेड और लेबर फोर्स को हम देखें तो ये भी दो ट्रेड्स हैं जो कि औरतों और मर्दों में पाए जाते हैं। औरतें जो है एज कंपेयर टू मेल जो है उनका स्टेटस कम है, और ये मॉनेटरी जो कंपनसेशन है वो कम लाती है। अब देखिए बेटा, अब स्टीरियोटाइपिंग जो है ये औरतों से रिलेटेड हमारी यही है कि ये कॉम्पिटेंसी इनमें कम है, दे आर लेस कॉम्पिटेंट। लेकिन ऐसा सारी औरतों के साथ नहीं है। बहुत सारी औरतें ऐसी भी हैं जिन्होंने इस ओपिनियन को, स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ा है, और इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं ग्लास सीलिंग। इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं? ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या है? ये एक टर्म है to describe unseen and yet unbreakable barrier that keeps minorities, women from rising to the upper ranks of corporate ladder, and regardless of their qualification or achievement. देखिए कि हमारे जहन में तो ये होता है कि औरतें कम काबिल हैं, और फिर हमारे जहन में ये होता है कि मिनॉरिटीज जो है वो उनमें कॉम्पिटेंस कम है, उनकी परसेंटेज जॉब्स में कोटा कम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में आज भी कोई भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं बना और प्रेसिडेंट नहीं बना।
प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट नहीं बना। जबकि इंडिया में जो है डॉक्टर अब्दुल सलाम वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो देखें कि इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी मिनॉरिटी यानी कि मुस्लिम्स के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कम ही बने हैं, ना होने के बराबर। तो ये क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस ग्लास सीलिंग, इस शीशे की छत को तोड़कर ऊपर पहुंच जाते हैं। ये देखिए यहां से वो शीशे की छत को तोड़कर ऊपर जा रही है लड़की। तो औरतें भी जो है वो भी क्वालिफाई कर सकती हैं फॉर द हायर पोजीशंस। लेकिन हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि हमारे यहाँ जो आपके औरतों का जो डिग्रेडेशन हो रही होती है या हमारी स्टीरियोटाइपिंग बनी हुई है कि औरतें जो है कॉम्पिटेंट नहीं होती हैं। अब देखेंगे 16% जो आपके कॉर्पोरेट के ऑफिसर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो वुमेन है। और अब अगर हम 500 कंपनीज की बात करें तो उनमें 1% औरतें ऐसे हैं जो कि उन कंपनीज की सीईओ, उनका 500 कंपनीज में से 1% जो है वो औरतें सीईओ बनी हैं। तो ये क्या है, ये है आपकी 500 कंपनीज में से 1% औरतों का ग्लास सीलिंग, इस ट्रेडिशन को तोड़कर ऊपर जाना। ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बायस है। ग्लास सीलिंग क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल बायस है। ऑर्गेनाइजेशंस में एक तासुब पाया जाता है जो कि प्रिवेंट करता है क्वालिफाइड फीमेल्स को उनको तरक्की या ऊपर लेवल पहुंचने से रोकने के लिए। तो ये एक प्रैक्टिस पाई जाती है, आपने अक्सर देखा होगा, या ये एक कॉमन पाया जाता है कि थिंक लीडर थिंक मैन। अगर आपने लीडरशिप का सोचा है तो आपने मर्द का ही सोचना है। हाँ, औरतों के रोल से रिलेटेड जो हमारी स्टीरियोटाइपिंग है वो ये है, हमारे माइंड में एक ओपिनियन और बिलीफ बना हुआ है, यानी कि स्टीरियोटाइपिंग है वो क्या है कि वुमेन का जो रोल है वो सपोर्टिव है, जबकि मर्दों का जो रोल है वो लीडरशिप है। हालांकि औरतें भी लीडरशिप कर सकती हैं, जैसे कि यहां पर आपने ये तस्वीरें देखें, कुछ ऐसी औरतों जिन्होंने इस ट्रेडिशन, इस ऑर्गेनाइजेशनल बायस को ब्रेक किया है, जिसमें से आपके साइमा कामिल जो कि सीईओ यूबीएल हैं, और फिर इसी तरह आपकी अल्फला की जो है मिस माहीन रहमान जो है वो सीईओ है अल्फला की, और इसी तरह पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम, पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने इस ग्लास सीलिंग को तोड़ा और वो फिर अपनी हायर पोजीशन पर पहुंची है। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में इनसे पहले ना कोई औरत पाकिस्तान की वजीर आजम रही है और ना आज तक की हिस्ट्री में कोई बाद में कोई प्राइम मिनिस्टर रही है। तो अब फिलहाल ये स्टेटस इनका है, किसी ने इनको सक्सीड नहीं किया है। तो अब देखेंगे, हम बात करते हैं कि ये जो औरतें जो ऊपर पहुंच जाती हैं ग्लास सीलिंग, इस ट्रेडिशन या ऑर्गेनाइजेशनल बायस को तोड़कर, तो उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। पहली कॉम्प्लिकेशन क्या है, थिंक मैनेजर थिंक। तो ऑर्गेनाइजेशन में आप जब भी देखेंगे तो ये एक इंप्रेशन पाया जाता है कि जब भी आप सीईओ या मैनेजर या प्रिंसिपल की पोजीशन या वीसी की पोजीशन को आप देखें तो यही जो है एक इंप्रेशन पाया जाता है कि अगर आपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट रखना है या मैनेजर लेवल की पोस्ट अगर रखनी है तो मर्दों को ही रखना है। अब ये यहां पर ये देखें, ये जो बंदा मैनेजर है, अब इसके जो सक्सेसर है और अब इसकी बारी आई है, तो अब पीछे से देखें जितनी भी तस्वीरें लगी हैं सारे मर्दों की हैं। तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, कारपोरेट क्लास में, कि जब भी वो सोचते हैं कि मर्द जो है वही मैनेजर होना चाहिए। और औरतों के बारे में इंप्रेशन क्या पाया जाता है कि हम समझते हैं कि औरतें जो है वो फिट नहीं है फॉर दिस अपॉर्चुनिटी या जॉब, इस जॉब के लिए औरतों को फिट नहीं समझा जाता। फिर अगर कोई औरत मैनेजर बन जाए, सीईओ बन जाए, तो फिर जैसे आप टीचर की हर सेमेस्टर के बाद एवोल्यूशन करते हैं, इसी तरह
इनकी जो सीईओ की एवोल्यूशन होती है, कंपनी का ऑनर जो करवाता है, तो उसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस जेंडर की बेसिस पे फीमेल समझकर, और क्योंकि वो गिलास सीलिंग को तोड़ कर आई है, और अगर वो नेचर में बहुत ज्यादा सख्त भी हो, अगर मर्द अपनी मैनेजमेंट में स्ट्रिक्ट हो तो उसकी एवोल्यूशन बहुत अच्छी आती है, और अगर औरत सख्त हो तो उसकी एवोल्यूशन बहुत ज्यादा लो आती है। तो ये चीजें फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। देन हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें कि यहाँ पर आपके वर्क इन्वायरमेंट में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी पाया जाता है। औरतों को महज इस वजह से आगे नहीं लाया जाता क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्किक सोसाइटी है, यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। इस वजह से हम जो है वो औरतों को आगे नहीं लाते हैं। ये पैट्रियार्किज्म जो है, पैट्रियार्की की जो सोच है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में औरतों को ग्लास सीलिंग ब्रेक करने में दिक्कत या मुश्किलात पैदा करती है। ओके जी। देन हॉस्टिलिटी और रिजेक्शन, फिर वर्क प्लेस में औरतों को हॉस्टाइल किया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, एंड समटाइम उनके जो डिसीजंस होते हैं उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। हम उनके डिसीजंस को फॉलो भी नहीं करते हैं, एंड देन वी थ्रेट आई विल सी यू वगैरह वगैरह, इस तरह के हम जुमले यूज करते हैं, या फिर उनको हरास करने की कोशिश करते हैं, या उनको थ्रेट देने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलो तो देखता हूं, तो मैं बताता हूं तुम कैसी हो। तो खैर इस तरह के जुमले जो है वो हम कसते हैं ऐसी औरतों जो ग्लास सीलिंग को, इस ऑर्गेनाइजेशनल बायस या इस ट्रेंड को तोड़कर आगे आती है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं जी बेटा। ओके जी बेटा, ये देखें कि यहां पर आपकी जो क्लिफ है, पहाड़ की एलिवेटेड जो ये चोटियां होती हैं उनको क्लिफ कहते हैं, ग्लास क्लिफ। अब ये एक दूसरा टर्म, अब ये क्या है कि जो औरतें होती हैं उनको लीडरशिप की पोजीशन दी जाती है जबकि कंपनी में रिस्की सिचुएशन हो, जब रिस्क की सिचुएशन होती है तब हमारी जो आपकी थिंक मैनेजर, थिंक मेल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। आप ये क्या आ जाता है, थिंक क्राइसिस, थिंक फीमेल। जब क्राइसिस आए तो इसका मतलब है कि औरतों की तरफ जाएं। तो यहां पर आप ग्लास क्लिफ क्या है, ये आपकी जो है मैनेजर की, इसकी एक कॉन्टेक्सचुअल वेरिएशन है थिंक मैनेजर और थिंक मेल स्टीरियोटाइप में। तो हम क्या करते हैं कि जब भी देखते हैं वुमेन आर गिवन रेन ऑफ अ ग्रुप, टीम और ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज इन क्राइसिस सिचुएशन इज लाइकली टू बी फिल्ड। ऐसी सिचुएशन के जब ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्राइसिस की सिचुएशन में हो तो या फिर वो खत्म होने या तबाह होने के करीब हो, नाकाम होने के करीब हो, और फिर दूसरी तरफ हम थिंक मेल, थिंक मैनेजर, थिंक मेल का कब, when the chances of success are higher, prospect is favorable, जब फायदा हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है वो हम हैंड ओवर कर देते हैं मेल को। थिंक फीमेल अंडर कंडीशन ऑफ पुअर कंपनी परफॉर्मेंस, तो यही आपकी ग्लास क्लिफ है कि तब हम औरतों के बारे में सोचते हैं जब हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर होती है। तो मोर फेमाइन ट्रेड्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। इसका मतलब क्या है कि औरतों में जो ट्रेड्स, जो एबिलिटीज पाई जाती हैं, उनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है जब क्राइसिस का वक्त हो। तो यहां पर आपने एक देखा ग्लास सीलिंग, जिससे मतलब क्या है कि हमारी जो पैट्रियार्किक सोसाइटी है, ये जो हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जेंडर की जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें आपने देखा कि औरतों को टॉप लेवल पर, हायर पोजीशन पर जाने से रोका जाता है, और फिर अगर कुछ औरतें ऊपर पहुंच जाएं तो वो फिर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन या प्रिजुडिशन
प्रेजुडाइज्ड की सिचुएशन में चली जाती हैं, उनको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं, थ्रेट, हरासमेंट वगैरह। और फिर कभी कभार इसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, इसी थिंक मैनेजर थिंक फीमेल स्टीरियोटाइप में जब क्राइसिस पैदा होते हैं तो तब ग्लास क्लिफ की सिचुएशन पैदा होती है, जहां पर आपके जो मैनेजर्स होते हैं तो वो फिर इसके कॉन्टेक्सचुअल वेरिएशन में जाते हैं और इसके अपोजिट में डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन दे सिचुएशन टर्न्स टू थिंक क्राइसिस। जब भी क्राइसिस का सोचते हैं दे थिंक फीमेल, के लीडरशिप जो है वो फीमेल के पास जानी चाहिए। और तीसरी चीज इसमें आती है आपकी टोकनिज्म। टोकनिज्म जो है इट रिफर्स टू अ पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ मिनॉरिटी, अंडर रिप्रेजेंटेड और डिसएडवांटेज ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लोअर हो, मिडिल हो या हायर हो। तो ये क्या है कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नाम की एक रिप्रेजेंटेशन है, फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे हम अगर बात करें कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारी जो 60% सीट्स हैं नेशनल असेंबली में वो औरतों के लिए रिजर्व है, और जबकि हमारी 10% जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व है। ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल है। और फुल रिप्रेजेंटेशन क्या है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में मेल के पास है। और यहां पर अगर हम मेजॉरिटी और मिनॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी के पास सीटें ज्यादा हैं और मिनॉरिटी के पास सीटें कम है, यानी कि 10 सीटें। तो ये क्या है कि एक टोकनिज्म है। टोकनिज्म क्या है? आपकी जो मिनॉरिटी पॉपुलेशन है, आप उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनको थोड़ा बहुत खुश करने के लिए, ताकि प्रोटेस्ट ना हो, वायलेशंस ना हो या केओस प्रोड्यूस ना हो, तो फिर क्या है कि उनको थोड़ा सा शेयर दिया जाता है, जो कि सिंबॉलिक शेयर होता है या रिप्रेजेंटेशन होती है, फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। इसके 2 टाइप्स हैं टोकनिज्म के। ओके जी। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। एक है आपकी ओपन इन फ्यूचर इंडक्शन, नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल। अगर हम ओपन की बात करें तो इसमें आपके मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए, यानी कि 50% फीमेल सेलेक्ट की जाए तो 50% मेल जो है वो जॉब में होने चाहिए। इसी तरह अगर 2 सीईओ हैं तो एक सीईओ मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए। अगर 500 कंपनीज हैं, जैसे कि वो हमने देखा कि वहां पर 1% जो है वो आपके सीईओ जो थे वो फीमेल थे। तो अगर आपके पास 50%, आपके पास 500 कारपोरेट कंपनीज हैं तो उसमें 250 जो है वो औरतें होनी चाहिए। ये ओपन टोकनिज्म है। देन क्लोज टोकनिज्म क्या है कि जो 10% जो है वो औरतों को हायर कर देना। और ये क्या है कि आपका कुछ जो जेंडर गैप है वो कम होगा, कुछ जेंडर गैप को मिटिगेट करने के लिए कम जो है वो कुछ परसेंटेज मुकर्रर की जाती है, ताकि जो आपकी फेयरनेस है उसको इन्फोर्स किया जाए, लेजिटिमेसी या फेयरनेस को इन्फोर्स किया जाए। देखा बेटा, ये आपकी सोसाइटी में कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके टोकनिज्म के। उसमें आपका एक है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल। अब आपने अक्सर देखा होगा टीवी में, एड्स में, कि आपको औरतें ही औरतें नजर आती, यहां तक कि क्रीम, पाउडर, शैम्पू और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है वो फीमेल को लेकर हो रही होती है। तो ये फीमेल को लेकर क्यों हो रही होती है? ये टोकनिज्म है, यानी कि औरतों को आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें उनको हायर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, यानी कि फॉर द सेक ऑफ प्लेजर। औरतें जो है वो जो है उनको देखकर मर्द खुश होते हैं, इस वजह से कि वो एक खुशी का सबब है, बायस है। इस वजह से आपकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है उनमें ये चीजें आपको दिखाई जाती है कि औरतें जो है वो आर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन।
तो सिर्फ एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन के लिए औरतों को आगे लाया जाता है। तो ये क्या है कि ये कॉन्सिक्वेंसेस है आपके इसके टोकनिज्म के in high places. Okay, let's talk about the responses to those who speak about discrimination. अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है तो उसको रेस्पॉन्स कैसे मिलता है? Complaining can be construed as attempting to escape personal responsibility, and that is one reaction that observers might be suspicious of. So, and suppose इसकी एग्जांपल क्या है? If any Hindu students says I am discriminated, and teachers and authorities may blame him or her that you are hiding your inefficiencies under umbrella of discrimination. अब हम क्या करते हैं कि अगर हम कहें कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो मुझे ही दबाने के लिए कहा जाता है कि क्योंकि तुम काबिल नहीं हो, इस वजह से तुम इल्जाम लगा रहे हो और छुप रहे हो डिस्क्रिमिनेशन के अम्ब्रेला के अंदर। तो ये क्या है कि अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है तो हम उसको किस तरह का रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं? हम उसको इस वजह से इस तरह का रेस्पॉन्स दे रहे होते हैं कि तुम डिस्क्रिमिनेशन की बात इस वजह से कर रहे हो क्योंकि तुम काबिल नहीं हो। तो हम डिस्क्रिमिनेशन जो औरतों के साथ कर रहे होते हैं वो इस वजह से कर रहे होते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि वुमेन आर लेस कॉम्पिटेंट। हम अगर थिंक मैनेजर थिंक मेल की बात कर रहे होते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं, वो इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि औरतें जो है दे आर नॉट डिसिसिव, वो डिसीजन मेकिंग की पावर उनमें कम है। अब इसमें एक स्टडी है कैसर और मिलर की 2001 की, जिसमें अमेरिकन स्टूडेंट्स थे और इनमें जो है आपकी कंप्लेन की कंडीशन इसमें बताई गई है एंड कंडीशन में जो है वो आपको बताया गया है कि आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। केसर और मिलर की स्टडी की बात करें 2001 में इन्होंने एक स्टडी की और जिसमें एक अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे, अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट यानी कि ब्लैक स्टूडेंट्स थे। अब देखना ये था कि ये जो ऑब्जर्वर्स थे वो इनको शक की नजर से क्यों देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट्स के जो ग्रेड है वो नेगेटिव आते हैं तो वो दो तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, एक है कंप्लेंट कंडीशन और दूसरी आपकी आई एम रेस्पॉन्सिबल कंडीशन। कंप्लेंट कंडीशन में क्या है, वो ब्लेम करता है कि मेरे मार्क्स जो है वो वाइट टीचर के वजह से कम आए हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। ठीक है जी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हुई है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, उसके साथ जो रेस्पॉन्स उसको मिलेगा वो नेगेटिव रेस्पॉन्स होगा और उस सर्किल में उसका जो इंप्रेशन बनेगा वो नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा इस कंडीशन में कि अगर वो कंप्लेंट करता है तो। और अगर वो कहता है कि ये मेरी गलती की वजह से हुई है, यानी कि वो ये नहीं कहता कि मेरे जो नेगेटिव मार्क्स आए हैं वो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आए हैं, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, अगर ये आई एम रेस्पॉन्सिबल की कंडीशन में जाता है तो फिर उसके सर्किल में उसका जो इंप्रेशन है या रेस्पॉन्स है वो क्या होगा, उसका रेस्पॉन्स जो उसको मिलेगा तो अपने जो उसके सर्किल में वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा और उसके सर्किल में जो उसका इंप्रेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसने डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की, उसने किसी पर वाइट पर इल्जाम नहीं लगाया। तो इस सूरत में आपकी ये चीज सामने आती है, आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स किस तरह है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर आपने लाइफ में अपनी में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आपने टीचर पर या स्कूल पर ब्लेम लगाया है तो फिर आपको नेगेटिव रेस्पॉन्स मिलता है। और अगर आपने कहा हो कि हाँ ठीक है मेरी तैयारी कम थी इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए, मैंने कम लिखा है, तो डेफिनेटली आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो फिर आपका जो इंप्रेशन है वो उस सर्किल में, स्कूल या सोसाइटी में अच्छा रहता है।
ओके जी, चलिए बात कर देते हैं बेटा इसकी कि कैन वी बी विक्टिम्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड नॉट इवन रिकॉग्नाइज इट। चाहे हम स्टीरियोटाइप का हिस्सा ना हो फिर भी हमें स्टीरियोटाइपिंग का शिकार बनाया जाता है। क्या लोग हमारे हमसे रिलेटेड ऐसा ओपिनियन रखते हैं? इस केस में जो सिंगल पीपल हैं, जो मैरिड नहीं है, उनके साथ ऐसा होता है। सिंगलिज्म क्या है? नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग है या ये डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जो सिंगल हैं, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना जो सिंगल है, जो मैरिड नहीं है। तो एक स्टडी जिसमें कोई 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे, इस स्टडी में जो कि आपकी पालो और मॉरिस ने 2006 में की थी, उन्होंने मेजर किया था कि किस तरह सिंगल और मैरिड पीपल जो है उनको कैटेगराइज किया जाता है, किस तरह उनको लेबल किया जाता है या उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है, किस तरह की लेबलिंग उनके साथ की जाती है। इसमें यहां पर आप ये देखें कि ये पूरी लिस्ट दी गई है जो ट्रेड्स सिंगल के होते हैं, जो मैरिड के ट्रेड्स होते हैं। ये स्टीरियोटाइपिंग में जो ऐसे ट्रेड्स जो स्टीरियोटाइप एसोसिएट करते हैं सिंगल और मैरिड लोगों के साथ। अब अगर हम बड़ों में जाकर बात करें तो हमें बड़े कहते हैं इमेच्योर है। व्हाई दिस इज? बिकॉज ऑफ सिंगल। हम को इनसिक्योर समझा जाता है, देन सेल्फ सेंटर के हम मतलब परस्त हैं, और अनहैप्पी, अगली, अकेला, और फिर इंडिपेंडेंट, आजाद। यानी कि नेगेटिव टर्म्स में, पॉजिटिव टर्म्स में नहीं। आजाद, ये तो आजाद है, ये कुछ नहीं करता। चले जी, देन और बड़ों को जो मैरिड होते हैं उनको मैच्योर समझा जाता है, और जो अनमेरिड होते हैं, सिंगल होते हैं, उनको इमेच्योर समझा जाता है। और इनको स्टेबल, और इनको काइंड, हैप्पी, ऑनेस्ट, लविंग और गिविंग। यानी कि यहां पर आप देखें कि ये आजाद है, यानी कि ये खर्ची लेता है बाप से और इसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैरिड होते हैं वो डेफिनेटली कमाते हैं। और फिर देखिए कि 50% ऑफ द टाइम क्या हुआ कि मैरिड जो कपल्स थे, 50% ऑफ द टाइम देखा गया कि जो मैरिड कपल्स थे उनको काइंड, गिविंग और केयरिंग के ट्रेट्स दिए गए। बट दो ट्रेट्स वर अप्लाइड, बट ये जो ट्रेट्स थे, ये जो सिंगल लोगों के साथ जो एट्रीब्यूट किए गए वो सिर्फ 2% थे इस टाइम के। यानी कि 50% जो है वो काइंड, गिविंग और केयरिंग की जो है वो कहा गया कि मैरिड है। और अगर पूछा जाए कि क्या जो सिंगल लोग हैं वो काइंड, गिविंग और केयरिंग है, काइंड और केयरिंग है, तो सिर्फ 2% ही उस टाइम पे रिस्पॉन्स मिला। देन व्हेन आस्क्ड टू इंडिकेट who they would prefer to rent property, या इस तरह का अगर सर्वे किया गया कि अगर आपको किराए पर घर देना हो तो आप किसे देंगे, मैरिड को या सिंगल को? तो 70% जो पॉपुलेशन थी उन्होंने कहा कि मैरिड कपल को देंगे, और देन 12% जो है उन्होंने कहा कि हम सिंगल मेन को देंगे 12%, देन सिंगल वुमेन के लिए 18% आया था। तो यहां पर देखें कि आपकी स्टीरियोटाइपिंग जो है वो सिर्फ सिंगल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनकी तरफ जो है वो कैसे डिस्क्रिमिनेट हो रही है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहां पर भी एक इंडिविजुअल को लेकर। ओके जी, ओके। समटाइम क्या होता है, अ पर्सन मे नॉट सीम फिट टू द स्टीरियोटाइप। कुछ लोग जो है वो स्टीरियोटाइप में फिट नहीं होते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं और इसको हम कहते हैं सब टाइप। वी क्रिएट अ न्यू स्टीरियोटाइप। ये एक मेजॉरिटी में से एक मिनॉरिटी को लेकर हम एक कैटेगरी बनाते हैं, इसे कहेंगे हम सब टाइप। ये भी एक स्टीरियोटाइप ही है,
that is sub-classified of the existing stereotype. कि मिसाल के तौर पर you believe all politicians are corrupt. आप ये मानते हैं कि सारे पॉलिटिशियंस जो है वो करप्ट है, ये आपकी स्टीरियोटाइपिंग है, ये आपका ओपिनियन है. बट मे बी यू फाइंड फ्यू पॉलिटिशियंस ऑनेस्ट एंड दे केयर फॉर पीपल. तो आपको लगेगा कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो ऑनेस्ट हैं और लोगों का ख्याल रखते हैं. तो फिर ये लोग कहां जाए? वो तो आपकी पूरी स्टीरियोटाइप में आ गए. आप सारे करप्ट हैं, पॉलिटिशियंस सारे करप्ट हैं, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस तो करप्ट नहीं है. तो फिर एक कैटेगरी बनती है, वो जो करप्ट नहीं है और लोगों की केयर करने वाले हैं, हम उनको कहेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है ये सब कैटेगरी है जिसमें हम लोगों को रखते हैं कि सारे लोग करप्ट नहीं है, सारे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सारे प्रेजुडिस नहीं करते और सब में स्टीरियोटाइपिंग नहीं पाई जाती है. कुछ एग्जम्पशन भी होती है इन केसेस को लेकर. तो इसको हम कहते हैं सबटाइप. ओके, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है? इफ यू हैव स्टीरियोटाइपिंग फॉर कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट that they are social workers and you visit their business department and meet with business graduate, in result to that visit you may form a new subtype that business graduates are selfish if your previous stereotype does not match. तो हम आपके एक्सपीरियंस को देखें कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है. जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी में सपोज आप चले गए तो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल वर्कर हैं. ये एक स्टीरियोटाइप पाया जाता है कि वो वहां के लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल वर्कर हैं. लेकिन जब आप विजिट करते हैं उनका डिपार्टमेंट और उन ग्रेजुएट स्टूडेंट से मिलते हैं तो फिर आप एक सब टाइप बनाते हैं कि सारे जो बिजनेस ग्रेजुएट्स हैं वो सारे सोशल वर्कर नहीं है, तो उनमें सेल्फिश भी है. तो ये आपकी जो है आपकी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे लर्निंग जो है वो ये कहती है कि देयर इज सब टाइप, एक सब टाइप है. देन वी डू नॉट अल्टर आवर स्टीरियोटाइप बट क्रिएट सब टाइप. हम क्या कहते हैं कि हम अपनी स्टीरियोटाइप को चेंज नहीं करते हैं बट एक सब टाइप क्रिएट कर लेते हैं. कि हम ये नहीं कि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, बट हम कहते हैं कि हमारे इलाके का जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट नहीं है, तो हम एक सब टाइप भी बना लेते हैं. इसी तरह हमारा हाथ जो है उसमें हम अक्सर कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है. तो ये जो 5 उंगलियां जो है ये बराबर नहीं है, ये इसकी एक एग्जांपल है, आपकी सब टाइप की एग्जांपल है. बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजुडिस. हेलो. जी सर. जी सर. ओके बेटा. और अपनी जो प्रेजेंटेशंस हैं और जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उन पे बेटा काम करें. हमने 15 जून से पहले आपका मार्क्स अपलोड कर देने हैं और इंशाल्लाह आपको मंडे से पहले, नेक्स्ट मंडे से पहले आपको आपके जितने भी सेशनल्स आपने किए हैं उसके आपको मार्क्स सारे मिल जाएंगे. ठीक है बेटा? जी सर. ओके, और कुछ पूछना हो? नहीं सर. ओके, और कौन बैठा हुआ है? वंदना. वंदना. सर शायद वो नहीं है. ओके ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा. ठीक है, और ठीक है, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. ओके, खुदा हाफिज.